हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने नेशनल इनकम बहुत अच्छे से बना लिया। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, सब कुछ उसके अंदर से आया जो जो मैंने आपको कराया, और न्यूमेरिकल्स भी मैंने हम उसके अंदर डिस्कस कर लिया आपके साथ। फिर रात में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे मैंने वो भी आप लोगों के लिए करा दिया। मतलब अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पूरी तरीके से 10 नंबर पक्का है। आज का दिन बहुत क्रूशियल है और मेरी बात ध्यान से सुनना। शुरू का टाइम यानी शुरू की जो दिन है, जितने अच्छे से कर लोगे ना, लास्ट में 4 दिन ही बचे हैं आज के बाद, आपको उन 4 दिन में काफी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो आज हम सबको मिलके एट एनी कॉस्ट पूरी की पूरी मैक्रो को खत्म करनी है, और जो हम खत्म करेंगे कल सुबह लाइव क्लास के अंदर आके अच्छे से जम के उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे, देन फिर 2 दिन हम लोग इंडियन को देंगे, और 1-2 दिन पहले हमारा पूरा का पूरा अच्छे से सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर बहुत कुछ करना है, मॉक सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें करने को है। तो आओ फटाफट अभी की वीडियो में मैं आपको मनी और बैंकिंग के दोनों चैप्टर 30 to 40 मिनट्स के अंदर अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। फिर मैं एडीएएस का रिवीजन कराऊंगा, देन उसके एमसीक्यू, फिर बीओपी फॉरेन एक्सचेंज और आपका फॉरेन एक्सचेंज बजट उसका रिवीजन, देन उसके पीवाईक्यू, फिर देन एमसीक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी है क्या? तो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को एक्सचेंज करना होता है ना, तो एक्सचेंज का जो माध्यम है वो पैसा है। आपके पास पैसा रहेगा तभी आप कोई भी सामान खरीद सकते हो या कोई भी सर्विसेज ले सकते हो। आपको एक कॉमन डिनोमिनेशन चाहिए, वो क्या है? मनी। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ऐसी चीज है जिसको लेने से कोई मना नहीं करेगा, कॉमनली एक्सेप्टेड है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं सर, ये कोई नई बात है, मनी को पैसे लेने से कोई मना नहीं करेगा, सिखाने वाली बात है? नहीं, आप सबको पता है। लेकिन मैं यहां पे इस चीज को ना बार्टर सिस्टम के कंटेक्स्ट से जोड़ रहा हूं। मनी के इन्वेंशन से पहले एक सिस्टम चलता था पूरे वर्ल्ड में जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। सामान के बदले सामान। किसी के पास राइस है, उसने किसी को वीट ले लिया, किसी से बदले में राइस दे दिया। किसी के पास पटाटो है, उसने टमाटो ले लिया, पटाटो दे दिया। सामान के बदले सामान पहले एक्सचेंज हुआ करता था। आज आप हजारों चीजें खरीदते हो, बहुत सारी चीजें, खाने पीने का हो, चाहे कपड़े का हो, कोई भी सामान, अपीयरेंस हो या फिर मेकअप का, बहुत लोग बहुत चीजें खरीदते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जीवन जो है वो जो नेसेसिटीज है उस पर डिपेंड था। अगर मेरे पास कोई सामान है, मैंने आपको दिया, आपसे ले लिया, ऐसे ही पूरा का पूरा व्यापार चलता था। फिर धीरे धीरे मनी का इन्वेंशंस होने लगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मनी आए, सिल्वर के, गोल्ड के, उसके बाद मेटेलिक, अलग अलग मेटल के मनी आए, पेपर नोट आए, प्लास्टिक कार्ड्स आए, बहुत सारी चीजें होने लगी। और आजकल तो आपको पता ही है यूपीआई सिस्टम हो चुका है, वॉलेट, ई वॉलेट सिस्टम हो चुका है। सो मनी कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पर बार्टर सिस्टम में हर चीज कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं थी। बार्टर सिस्टम में किसी के पास टमाटो है बट उसे एप्पल चाहिए बदले में, पर देने वाला बंदा कह रहा है पटाटो ले लो, तो भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज अगर आपका पैसा है तो टमाटो, पटाटो, एप्पल, आप कुछ भी खरीद सकते हो। एक कॉमन यूनिट देनी है पैसा, जो पहले कोई कॉमन यूनिट नहीं था। बस मेरे पास जो सामान है वो तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए, तुम्हारे पास जो सामान है वो मेरी जरूरत होनी चाहिए, तभी हम दोनों के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। बहुत प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम। सामान को स्टोर कैसे करेंगे, एक से दूसरे को ट्रांसफर कैसे करेंगे, किस चीज के बदले कितना भाव लेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में अगर तो कैसे पेमेंट करेंगे, बहुत लफड़ा था। मनी के आने के बाद वो सारी की सारी चीजें सॉल्व हो गई। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रिफ्लेक्टेड एज बार्टर सिस्टम, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, और however they pre-assume the rather improbable double coincidence। मेन चीज यही है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जरूरतों का दोहरा सहयोग। मतलब कोइंसिडेंस ये ना कि जो तुम मुझे बेचना चाह रहे हो वो मैं तुम्हें बेच, जो तुम्हारी जरूरत है वो मेरे पास है, जो मेरी जरूरत है वो तुम्हारे पास है, तो ये कोइंसिडेंस ही तो हो गया ना। समझ रहे हो? चलो, अब मनी की अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर है, ये फंक्शन मनी करता ही करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए आपको पैसा चाहिए। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यानी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, आज आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। घर, गाड़ी, सोना, बंगला, चाहे छोटा मोटा कोई सामान हो, नोटबुक हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कुछ भी चीज खरीदना हो तो डिनोमिनेशन में क्या आता है क्लास? मनी आता है। कुछ भी चीज आप जो है पैसों से खरीद सकते हो, एनी गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंडरी फंक्शन, ये सेकेंडरी फंक्शन सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन, तो ये काम भी मनी करता है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस that the money act as a standard for payment which are to made in future,
है ना, हजारों लाखों ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे होते हैं, तो फ्यूचर में कितनी पेमेंट करनी है, आज मैंने आपसे 1000 रुपए लिए, फ्यूचर में कितनी पेमेंट करनी है, तो मनी के थ्रू पॉसिबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है उसमें, आप कैलकुलेट कर ले तो ईएमआई बन जाती है। सामान के बदले मैंने आपसे 10 किलो आलू लिया, कितना साल बाद कितना लौटाना है, कैसे पता चलेगा, बड़ा मुश्किल है। तो एवरी डे मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली, मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शंस एंड हेल्प्स इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी, कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और फ्यूचर पेमेंट को भी स्मूथ बनाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शन ऑफ मनी कहते हैं इसको ना भाई। आज आप मनी को एज एन एसेट स्टोर कर सकते हो। पहले आपके पास सामान है, कोई आलू विक्रेता है, आलू उगाता है, उसके पास आलू है, वो आलू को कब तक स्टोर करेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर, इससे ज्यादा क्या स्टोर करेगा, सड़ जाएगा गल जाएगा। लेकिन आज पैसा है, आप सालों साल स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू। एक ट्रांसफर ऑफ पेमेंट भी है, पहले ट्रांसफर करने में बड़ी दिक्कत आती थी, आप एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे भेजोगे, लेकिन आज आपके पास पैसा है तो आप एक जगह से दूसरी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट सामान को, पैसे को इमीडिएटली भेज सकते हो, ठीक है। अच्छा, 2 टाइप के मनी होते हैं अलग, एक फिएट मनी है, एक फिड्यूशियरी मनी है। तो फिएट मनी को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। फिएट मनी होता है लीगल टेंडर मनी, जिसको लेने से कोई मना नहीं करेगा। लिखा हुआ है साफ साफ, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नर है आरबीआई के, उनके साइन होते हैं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500। तो ये जो नोट है ये 500 है, तुम्हारे हाथ में आ गया तुम्हारा, मेरे हाथ में आ गया मेरा, इसको लेने से कोई मना नहीं करेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव है। तो फिएट मनी वो मनी होता है क्लास जो गवर्नमेंट अप्रूव होता है। इस कागज की भी तो कुछ ना कुछ कीमत होगी ना, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसके ऊपर जो 500 लिखा है वो होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और आमतौर पे फिएट मनी के अंदर जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो ज्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो ये मटेरियल बना है। क्या आपको पता है कि जो 1 का सिक्का पहली बार अंग्रेजों के शासन में बना था वो मेड ऑफ सिल्वर था, यानी 1 का सिक्का, चांदी की कितनी कीमत है आप सबको पता है। तो उस टाइम पे जो 1 का सिक्का था वो मेड ऑफ सिल्वर था, और उस टाइम पे उस चांदी का वजन जितना था 1 के सिक्के का, उसकी 1 रुपए ही उसकी कीमत थी। मतलब 1 रुपए ही उसके ऊपर लिखा गया था, और चांदी को गला के बेचोगे तो भी 1 रुपए का ही बिकेगा। जैसे गोल्ड का बिस्किट है, अगर वो मान लो 5 लाख का है तो बिस्किट गला के बेचोगे तो भी 5 लाख है, और उसके ऊपर ही 5 लाख लिखा हुआ है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों क्या है वहां पे बराबर थी 1 के सिक्के में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार लॉन्च हुआ था। अभी नहीं, अभी तो क्लास जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू वो ज्यादा होती है, मटेरियल की वैल्यू कम होती है। ये जो पेपर है, पेपर मान लो 5 रुपए का होगा, लेकिन वैल्यू उस पर डली वो कितनी क्लास 500 डली है। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। करेंसी नोट एंड कॉइन्स देयरफॉर कॉल्ड फिएट मनी, जो लीगल टेंडर मनी होता है। आपको याद होगा मोदी जी का भाषण जो 8 नवंबर 2016 को उन्होंने दिया था कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि वो लीगल टेंडर नहीं है, मतलब उसे कोई लेगा नहीं, अब कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है, वो तो उसे बोलते हैं फिएट मनी। अच्छा, अगला क्या है फिड्यूशियरी मनी, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया। तो ये तुम्हारे नाम का कट गया अकाउंट पे चेक, तो तुम्हारे लिए ही और मेरे लिए वैलिड है। आम इससे जाकर राशन पानी कुछ भी नहीं खरीद सकते, ये सबके लिए वैलिड होता है। और ये क्या होता है, पेयर और पेई के लिए ही वैलिड होता है, 2 पार्टीज के लिए वैलिड होता है, ठीक है। They do not have intrinsic value like gold, silver, coin. They are also called legal transactions. Cannot be refused by any citizen of country for the settlement of any kind of transaction. ठीक है, आमतौर पे ना के बराबर इसकी intrinsic value होती है, गोल्ड सिल्वर जैसा नहीं होता। Check drawn on saving or current account, however, can be refused by anyone as a mode of payment. Hence, demand deposit are not legal tender. Demand deposit को भी legal tender नहीं बोलते. This types of money is called fiduciary money, like bills receivable हो गया, check हो गया, ये सारी चीजें। Fiduciary money is a type of currency that derive the value from the trust or confidence. तो फिड्यूशियरी मनी जो है वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से बनता है। तो कौन सा पैसा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से बनता है, फिड्यूशियरी मनी, लाइक बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, rather than from any intrinsic value और फिजिकल कमोडिटी। कोई फिजिकल कमोडिटी है, ट्रस्ट है, मेरे हाथ में किसी ने 2 लाख का चेक दिया, मुझे भरोसा है ये चेक इन कैश हो जाएगा, ये चेक जमा करूंगा मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे, मुझे भरोसा है। बस उसी भरोसे पे जो है कायम है फिड्यूशियरी मनी। ऑल्दो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है हमारी कंट्री का, अगर चेक बाउंस होता है तो अगले आदमी को जेल तक जाना पड़ सकता है। जैसे राजपाल यादव केस में आपने देखा हो कितने सारे चेक उनके बाउंस हुए, जिसकी वजह से फिर उनको जेल भी जाना पड़ा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगला है मनी सप्लाईज, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। एक तो टाइप फंक्शंस ऑफ मनी और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के पास, पूरे के पूरे जो जनता है उनके पास कितना पैसा है। मतलब अगर मैं देखूं आज की डेट पे
अगर मैं सिंपली एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं कि भाई आज की डेट पे 13 तारीख की डेट पे पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, मैं इंडिया की बात करता हूं, उनके पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। सबके पास जो जो पैसा है जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई के अंदर दो लोगों का पैसा लिया जाता है, किस किस का, इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का। जब मैं बोल रहा हूं जनता के पास, तो जनता के अंदर इंडिविजुअल, मैं आप हम लोग इंडिविजुअल हैं, या जो फर्म्स हैं, जो फैक्ट्री कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं, उनके पास जो पैसा है वो काउंट किया जाएगा। तो मतलब किसका काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा सरकार का और बैंकिंग सिस्टम का। बैंकिंग सिस्टम के पास भी पैसा है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा है, वो मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर पब्लिक का और बिजनेस फर्म का पैसा लिया जाता है, गवर्नमेंट का और बैंकिंग एजेंसीज का पैसा नहीं लिया जाता। और मनी सप्लाई, क्योंकि ये जो है वो सप्लायर ऑफ मनी है, ये मनी की डिमांड करते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, मनी को सप्लाई करते हैं। मनी सप्लाई के दो लोग हैं जो मनी सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के अंदर M1 M2 M3 M4 आता है, बट आपके सिलेबस में डिटेल में आपको M1 ही पढ़ना है। M1 को बोलते हैं नैरो मनी, और ये मोस्ट लिक्विड है, हाईली लिक्विड। इसके अंदर आता है CCDDOD, करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI। अगले स्लाइड में देखेंगे डिटेल में। M2 के अंदर पूरा का पूरा M1 आ गया और पोस्ट ऑफिस सेविंग का पैसा भी आ गया। M3 के अंदर पूरा का पूरा M1 आ गया प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट मतलब FD M3 के अंदर आता है। पोस्ट ऑफिस में जो लोग पैसा जमा करते हैं वो M2 के अंदर आता है। और M4 के अंदर M3 आ गया पूरा का पूरा, मतलब M1 भी आ गया और टाइम डिपॉजिट भी आ गया, तो बचा गया सेविंग। तो टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग, यानी M4 के अंदर सब कुछ आ गया, M3 भी आ गया और सेविंग डिपॉजिट भी आ गया, और M3 के अंदर टाइम डिपॉजिट है ही। तो M4 और M3 ब्रॉड मनी है, M1 और M2 क्या है, नैरो मनी। M1 M2 आर कॉल्ड नैरो मनी और M3 M4 है ब्रॉड मनी। दीज मेजर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो ये हाई लिक्विड है, फिर धीरे धीरे लो लिक्विड और ये सबसे कम लिक्विड है, ठीक है। और M4 इज लिस्ट लिक्विड ऑफ ऑल। M3 इज मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 सबसे ज्यादा यूज होता है। इट इज ऑल्सो नोन एग्रीगेट मनी रिसोर्स, ध्यान रखना, एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस इसको कहते हैं, एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस, ठीक है, ये हटा दो, एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस। कंपोनेंट ऑफ M1 के अंदर क्या क्या आता है, CC करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ठीक है। और M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ध्यान रखना, M1 के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट का पैसा और बैंकिंग का पैसा इंक्लूड नहीं होता। M1 को बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी या नैरो मनी, ये मोस्ट लिक्विड होता है। CC का मतलब होता है करेंसी इन कैश, पेपर नोट और कॉइन। तो M1 के अंदर आता क्या क्या है, पेपर नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, डिमांड डिपॉजिट आता है। डिमांड डिपॉजिट दैट इज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, आम जनता का जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा हुआ है, जिसे वो जब चाहे चेक काट के देकर, चेक साइन करके देकर निकाल सकते हैं, उस डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये चेकेबल डिपॉजिट होता है। डिमांड, पैसा पड़ा है, जब मर्जी तब निकालोगे। अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दोगे, पेमेंट चला जाएगा, किसी की कोई सामान खरीद लोगे, पेमेंट चला जाएगा, कल जाके बैंक में चेक काट के पैसा निकाल लोगे, निकल जाएगा, किसी को चेक से पेमेंट दोगे, चला जाएगा। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा जब मर्जी तब आप निकाल सकते हो। एक और पैसा होता है टाइम डिपॉजिट, यानी कि FD, जिसे जब मर्जी तब नहीं निकाल सकते, जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तभी निकाल सकते हो। बट आजकल बैंक ऑफर करती है आपको कि आप उसे निकाल सकते हो, लेकिन वो बैंक के बैलेंस में नहीं पड़ा होता, वो अलग बैलेंस होता है, स्विप बैलेंस होता है। वहां से आप पहले ब्रेक करोगे FD को, भले ऑनलाइन ब्रेक करो, फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, फिर आप पैसे से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। तो टाइम डिपॉजिट FD होता है और डिमांड डिपॉजिट होता है तुरंत पैसा निकालने के लिए, चेक काट के आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन डिमांड डिपॉजिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं लेते, नेट डिमांड डिपॉजिट को लेते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट को M1 के अंदर काउंट नहीं करते। सर इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है, एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के और दूसरे का इसके पास जो पड़ा हुआ है, बैंकों का आपस का पैसा, भैया तुम्हारा आपस का मुद्दा है, ये सब हम लोग काउंट नहीं करते M1 के अंदर। इंटरबैंक डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट हेल्ड बाय वन बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर। तो M1 के अंदर करेंसी इन कैश आता है, पेपर नोट्स, कॉइन्स, DD आता है, डिमांड डिपॉजिट, लेकिन एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो पैसा पड़ा है, इसको इंटरबैंक डिपॉजिट बोलते हैं, वो M1 के अंदर नहीं आता, ठीक है। OD अदर डिपॉजिट विद RBI, तो अदर डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है, पहला जो RBI के पास पैसा पड़ा है, फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का, वो हम इसके अंदर आता है, अदर डिपॉजिट के अंदर आता है। अदर डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है, RBI के पास जो पैसा पड़ा है, फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक के पास जो पैसा पड़ा है हम वो काउंट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड के पास जो पैसा पड़ा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हम वो काउंट करते हैं। नाबार्ड एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1982 12 जुलाई। तो ये तीन जो हम बोलते हैं ना,
अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो ये अदर डिपॉजिट के अंदर कौन सा डिपॉजिट? पहली बात जो फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट का है, नाबार्ड का है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का है, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। अगला आता है हाई पावर्ड मनी, जिसको एच से डिनोट करते हैं, हाई पावर्ड मनी। दिस करेंसी इज इश्यू बाय द सेंट्रल बैंक, कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक एंड इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस है। कुल मिला के वो सारा पैसा है जो सेंट्रल बैंक इश्यू करती है। दिस फॉर्म ऑफ मनी इज कंसिडर्ड हाई पावर्ड बिकॉज इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल मनी सप्लाई थ्रू द बैंकिंग सिस्टम्स एबिलिटी टू लेंड एंड दस क्रिएट न्यू मनी। कुल मिला के जितना भी पैसा जनता के पास या कमर्शियल बैंक के पास है उसको हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। तो मनी सप्लाई जैसा ही हो गया, कमर्शियल बैंक के पास भी जो पैसा है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई में सिर्फ पब्लिक के पास जो पैसा है वो काउंट होता है। तो यानी ध्यान रखना, दिस करेंसी इशू बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड, इसको पब्लिक और कमर्शियल बैंक दोनों इसको हेल्ड कर सकती है, उसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली पैसा देने का और लेने का काम करते हैं। बैंक दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो पब्लिक से डील करता है, और सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो सरकारी बैंक है, एक तरीके से जो सरकार से डील करता है और कमर्शियल बैंक से डील करता है। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक है जो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का होता है, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है या काइंड है दैट कैरी ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड टू डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल ऑफ मनी फॉर द जनरल पब्लिक। आम जनता को पैसे देना, लोन और आम जनता से पैसे लेना, ये कमर्शियल बैंक का काम है। ये डायरेक्टली पब्लिक से डील करता है। इसका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट कमाना, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या आईसीआईसीआई, आईडीबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे अदर बैंक्स हैं जो कमर्शियल बैंक है, जिनका मेन काम क्या होता है? जनता से डिपॉजिट्स को लेना और जनता को उधार देना। इसका इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, और ये ध्यान रखना है पैसे कैसे कमाते हैं। मान लो ये 4% आपको देंगे और जिनको ये उधार देंगे उनसे लेंगे मान लो 12%। तो आप इनके पास जाके अपना पैसा जमा करते हो, आपको 4% ब्याज देंगे। फिर अगर जो इनसे उधार लेगा उनसे वो 12% ब्याज देंगे। तो बीच में जो 8% कमाते हैं इसको स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। तो ये इसी तरीके से इनका मार्जिन है, मेन कमाई का रास्ता ये होता है। जैसे बाकी बिजनेस के पास स्टॉक्स होता है, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर उनकी एसेट है, इनके पास मेन एसेट्स क्या होते हैं? लोन। और मेन लायबिलिटी क्या होती है? डिपॉजिट्स। बैंक्स के एसेट साइड लोन दिखेगा और लायबिलिटी साइड डिपॉजिट दिखेंगे। द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक टू डिपॉजिटर इज लोअर, है ना भाई, बहुत कम 4%। चार्ज फ्रॉम द बोरोवर 12%। दिस डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड स्प्रेड। और ये प्रॉफिट होता है कमर्शियल बैंक का। मेन काम तो मुनाफा कमाना ही होता है। हर कमर्शियल बैंक को दो तरह के रिजर्व मेंटेन करना जरूरी होता है, जो आरबीआई ने थोप रखा है। लगाना ही लगाना है, बनाना ही बनाना है। हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है डेली शाम को। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। और हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखता है, ताकि जब कोई मुसीबत हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे कैश में हो, चाहे गवर्नमेंट अप्रूव बॉन्ड या सिक्योरिटीज के अंदर हो, अपने पास रखता है। कल को सब लोग पैसा निकालने आ गए तो पेमेंट कैसे करेंगे? तो ये पैसा अपने पास रखता है। और बाकी कुछ पैसा आरबीआई को दे देता है, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, जैसे ये 4% है या 20% है। बाकी जो बच्चा कुछ पैसा है वो लोन देता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि कमर्शियल बैंक हमारा सारा पैसा उठा के किसी और को लोन दे देता है? नहीं, कुछ पैसा आरबीआई को देता है ताकि मुसीबत में आरबीआई काम आए, और कुछ पैसा जो है वो रिजर्व बना के अपने पास रखता है। तब भी आरबीआई गारंटी लेता है भैया कि भाई तुम्हारा पैसा जो है वो नहीं डूबेगा, है ना। एटलीस्ट बैंक की एक लिमिट है कि 5 लाख तक आपका पैसा अगर किसी बैंक में है तो भैया वो अगर बैंक डूब जाती है तो आरबीआई आपको देगा। तो इसीलिए तो दे दे गारंटी। और मुसीबत में भी आरबीआई हेल्प करती है कमर्शियल बैंक को। तो सीआरआर वो अपने पास रखती है, एसएलआर वो, मतलब कमर्शियल बैंक सीआरआर जो है वो आरबीआई को देगा और एसएलआर अपने पास रखेगा। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कमर्शियल बैंक के ना 3 फंक्शन हमको पढ़ने हैं। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जनता से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। दूसरा, जनता को लोन देता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, कैश क्रेडिट हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कोई भी लोन देता हो। और जमा करता है तो सेविंग अकाउंट में जमा कर सकता है और करंट अकाउंट में भी जमा कर सकता है ना, सेविंग करंट दोनों। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस पर्पज से होता है, ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। सेविंग अकाउंट जो है वो बचत खाता होता है, उसमें ट्रांजेक्शन की कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट पे वैसे भी इंटरेस्ट मिलता है बहुत कम, करंट पे तो मिलता ही नहीं है, इंटरेस्ट ना के बराबर मिलता है। अब सवाल ये है सर, ये 2 फंक्शन तो बहुत मेन है, इसका डिस्कशन भी नहीं है सिलेबस के अंदर। मेन है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, और ये पेपर में आएगा, ठीक है।
ये पेपर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, बोर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। कमर्शियल बैंक आपके 1 रुपए को 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए बना देती है, कैसे? कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझना ढंग से। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझ लो, इसी को पेपर में लिख के जाना अगर आता है तो, ठीक है। इनिशियल यहां लगो क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट्स, लोन, और ये रिजर्व हो गया। इसे सीआरआर बोल दो, कैश रिजर्व रेशियो बोलो, एलआरआर बोलो, कुछ भी बोलो, ये खाली रिजर्व रेशियो भी कह सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूं फिलहाल कि एक ही रिजर्व है। आपने 1000 रुपए कमर्शियल बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक क्या करेगा, मान लेते हैं सीआरआर 10%, तो बैंक 10% का सीआरआर मेंटेन करेगा, बाकी 900 रुपए उठा के किसी को लोन दे देगा। अच्छा, बैंक ने जिसको लोन दिया है उसके खाते में पैसा आ गया, कैश में नहीं मिलता लोन, आपके अकाउंट में आएगा, बैंक के आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो आप उस पैसे से क्या करोगे? भाई मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक ने मुझे 900 रुपए का लोन दिया, मैं क्या करूंगा? या तो मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट करूंगा या कोई सामान खरीदूंगा, रखूंगा तो हूं नहीं। तो मैंने मान लो किसी की पेमेंट कर दी, तो उसकी अकाउंट डाल दिया, बैंक के पास फिर से वो 9 रुपए आ गया, 900 रुपए आ गया। भाई आया तो वो किसी ना किसी बैंक में ना। जब मैं पढ़ता हूँ क्रेडिट क्रिएशन भाई कमर्शियल बैंक, तो मैं आईसीआईसी, एचडीएफसी, पीएनबी, यस बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं सारे कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। तो बैंक में फिर से 900 रुपए आ गया, तो बैंक के लिए तो फिर से पैसा आ गया, वही पैसा उनका पैसा तो घूम फिर के आ गया। फिर इसका 10% जब मेंटेन करेंगे, 90 रुपए, 800 उसका लोन देंगे, फिर वो जिसको लोन देंगे वो बंदा किसी और की पेमेंट कर देगा, कुछ खरीद लेगा, तो वो पैसा फिर उसके अकाउंट से निकल के किसी दूसरे अकाउंट में आ गया, यानी बैंक के पास फिर पैसा आ गया 810 रुपए, बैंक फिर रिजर्व मेंटेन करेगा 10% 7 लोन देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट में ये 1000 जो है वो 10,000 बन जाएगा, और जो लोन है वो 90% 9,000 और 10% जो है 1000 रुपए का सीआरआर बन जाएगा। आप सोचो 1000 रुपए आपने जमा किया था, टोटल डिपॉजिट जो बैंक में बन गया वो 10,000 बन गया, और ऑल अदर राउंड जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो कैसे निकलेगा? 10,000 में से तीनों जोड़े घटा दो तो ये बैलेंस आ जाएगा, 9 में से तीनों जोड़े घटा दो ये बैलेंस आएगा, 1000 में से तीनों जोड़े घटा ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब सवाल ये है सर ये 1000 का 10,000 कैसे हो गया? इसका एक फॉर्मूला होता है, डिपॉजिट मल्टीप्लाई या मनी मल्टीप्लायर का, इसका मतलब 1/CRR। तो 1/CRR मतलब 1/10 इंटू 100, ये परसेंटेज में 10 टाइम्स, तो 1000 का जो हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं इनिशियल डिपॉजिट अगर 5000 है, सीआरआर जो है वो 25% है, ठीक है, तो 25% हो 1/25 इंटू 100 विच इज 4 टाइम्स। तो 5000 इनिशियल डिपॉजिट अगर है तो टोटल डिपॉजिट कितना बन जाएगा? 20,000 बन जाएगा। सिमिलरली इनिशियल डिपॉजिट यानी कि ये कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना। अगर मैं इनिशियल डिपॉजिट को 50% ले लूं तो टोटल डिपॉजिट जो आएगा, ये डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, वो आएगा 2 टाइम्स। तो इनिशियल जो ये सीआरआर है वो जितना ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा सीआरआर, उतना ही जो मल्टीप्लायर है वो कम होता चला जाएगा। मैं आपको ना एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे सीआरआर 10% है, फिर मैं ले लूंगा सीआरआर को 20%, फिर मैं ले लूंगा सीआरआर को 25%, फिर मैं ले लूंगा सीआरआर को 33.33%, फिर मैं ले लूंगा सीआरआर को 50%, ठीक है। तो जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या है? 1/CRR इंटू 100 दैट इज 10 टाइम्स, 1/CRR इंटू 100 that is called 5 times, 1/CRR into 100 that is called 4 times, 1/CRR into 100 that is called 3 times, 1/CRR into 100 that is called 2 times. So जैसे जैसे कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता चला जाएगा, आरबीआई बैंकों के ऊपर फोर्स लगाती चली जाएगी, तुम ज्यादा पैसा सेव करके रखो, पैसा उधार कम दो, तो मल्टीप्लायर देखो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो अगर इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे 1000 रुपए था तो टोटल डिपॉजिट 10,000 हो जाएगा। यहाँ इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, टोटल होगा 5000, यहाँ पे 1000 का 4, 1000 का 3, 1000 का 2। आ गया समझ? तो इनिशियल डिपॉजिट हो गया, टोटल डिपॉजिट हो गया और कैश रिजर्व रेशियो हो गया। इन तीनों में से कोई भी दो चीज आपको मिसिंग दी होगी, तीसरा आप आराम से निकाल लोगे। तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, इनिशियल डिपॉजिट है 25,000 का, टोटल डिपॉजिट है 1,25,000 का, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कैश रिजर्व रेशियो कितना परसेंटेज है, आपको मुझे ये बताना। तो आप एक पहले डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालना, जब तुमको डिपॉजिट मल्टीप्लायर मिल जाएगा तो 1/CRR इंटू 100 वाला फॉर्मूला निकालना, तो सीआरआर तुमको मिल जाएगा। और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मतलब कितना गुना हो गया। तो अगर ये 12,500 एक 25 है, तो भाई आपने लगाया कितना? 1,25,000 लगाया, 25,000 हो गया 1,25, तो कितना हो गया? 25 इंटू 5, डिपॉजिट मल्टीप्लायर 5 टाइम्स। तो अगर ये 5 टाइम्स हो गया तो 1/CRR इंटू 100, तो 100 5/100 इंटू 100, सॉरी ये हो गया 1/CRR इंटू 100, ये आ जाएगा 100, तो 5/100 इज इक्वल टू 1/CRR। सॉल्व कर दोगे तो 20% आ जाएगा। तो सीआरआर कितना आ गया? 20%। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में 20% निकाल लिया होगा, ठीक है।
तो यही पूरा का पूरा डिटेल में आपको लिखना है कि ऐसे ऐसे पैसा जमा किया और इस तरीके से लास्ट में 1000 रुपए का जो है वो 10,000 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में बिल्कुल इसको मिस मत करना। सेकंड इज सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में एक सेंटर से आपकी पूरी बॉडी को, आपका माइंड जो है ना वो फोकस करके मैनेज करके रखता है ना, बैलेंस करके, सबसे पावरफुल आपका ब्रेन। उसी तरीके से सारे के सारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को जो मैनेज करता है वो सेंट्रल बैंक, और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये इकलौती ऐसी एजेंसी है जो नोट इशू करती है। नोट कौन छापता है भाई? आरबीआई। आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है। इन इंग्लैंड हर कंट्री में सेंट्रल बैंक है। इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम। और आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 19। आरबीआई का एक्ट कब का है? 1934 का है, बट स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। ये सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस है जो सेंट्रल बैंक काम करता है। एक एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसका, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आखिरी फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? इशूइंग अथॉरिटी करेंसी नोट। सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू कहा जाता था 20th सेंचुरी में, क्योंकि इसका मेन काम था नोट छापना। और वो जो नोट थे वो लीगल टेंडर थे, फिएट मनी थे। जबकि 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का जो कॉइन है उसको गवर्नमेंट इशू करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिटर को देता है वही फैसिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को देता है। तो ये सरकार का बैंक है एक तरीके से, है ना। सरकार को मुसीबत आने पे लोन भी देता है ये, राइट। अगला है बैंकर्स एंड सुपरवाइजर बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेंट्रल बैंक जो है ना वो बैंकों का बैंक है। सारे बैंकों को मुसीबत आती तो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। सारे बैंकों का बैंक, जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक हमें देती है वो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक किससे लेती है? आरबीआई से लेती है, सेंट्रल बैंक से लेती है। और ये सुपरवाइजरी बैंक भी है, नजर रखती है सारे के सारे बैंकों के ऊपर। ये सरकार को एडवाइस, बैंकर्स टू गवर्नमेंट मतलब सिर्फ उधार नहीं देती है, एडवाइस भी करती है, फाइनेंशियली हेल्प भी करती है। इंपॉर्टेंट जहां पे पैसों का मैटर होगा वो सेंट्रल बैंक किससे हेल्प, किसको हेल्प करेगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बहुत हेल्प लेती है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। एडवाइजर भी है, एडवाइस करता है सरकार को टाइम टू टाइम, मॉनेटरी मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे एडवाइस करता है। सुपरवाइजर में सारे कमर्शियल बैंक पे नजर रखना, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, रूल रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं, सीआरआर एसएलआर प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये होता है काम सुपरवाइजरी बैंक, यानी कि सुपरवाइजर की तरह क्या करता है? सारे बैंकों पे नजर रखता है। और जब मुसीबत आती है तो कमर्शियल बैंक को उधार देता है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे उधार देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट या बैंक रेट। और जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आ जाता है तो कमर्शियल बैंक उस सरप्लस पैसे को पार्क कर देता है आरबीआई के पास, और उससे जिस रेट पे वो ब्याज लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और अगर आपने सीआरआर सेटलमेंट नहीं किया तो आपको पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो कभी अगर पेनल्टी की बात होगी ना तो सुपरवाइजरी बैंक वाले फंक्शन के अंदर वो आएगा। लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, कमर्शियल बैंकों का आखिरी सहारा। जब कमर्शियल बैंकों को मुसीबत होती है तो जो लास्ट ऑप्शन उनके पास होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व मेंटेन करके रखता है। तो अगर सरकार को मान लो इजराइल को या यूएस को कोई पेमेंट करनी है, यूरोप में कोई पेमेंट करनी है, तो वो आरबीआई के थ्रू पेमेंट होगी। हर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री का जो आरबीआई है वो फॉरेन करेंसी का स्टोर करके रखती है, रिजर्व बना के रखती है, ठीक है। और द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोट। अभी मैनेज फ्लोटिंग क्या है मैं पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना फॉरेन एक्सचेंज रेट, तब डिटेल में बताऊंगा। तो मैनेज फ्लोटिंग अभी हम छोड़ देते हैं इसको, अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक फॉरेन अपनी कस्टडी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दो बैंकों के बीच में कोई सेटलमेंट है, दो बैंकों के बीच में कोई अमाउंट पेमेंट करना है, वो सारा सेटलमेंट कौन करता है? आरबीआई करता है। और लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, सप्लाई कम है, तो डिमांड को कम कौन करता है? आरबीआई। अगर कंट्री में ज्यादा पैसा है लोगों के पास तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तो आरबीआई उसे कंट्रोल करता है। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड ही नहीं कर रहे लोग, पैसा नहीं लोगों के पास, तो आरबीआई क्या करता है? कंट्री में मनी इंजेक्ट करता है। वो हेलीकॉप्टर से पैसे उड़ाता नहीं है, एक प्रॉपर तरीका है जिसके थ्रू ज्यादा पैसे है तो आरबीआई ले लेगा आपसे पैसे, कम पैसे हैं तो आपको पैसे दे देगा। कम पैसे हैं तो आप डिमांड करो इसीलिए आपको पैसे देगा, ज्यादा पैसे तो वो डिमांड ना करो आप इसीलिए आपसे पैसे ले लेगा। और उस पॉलिसी को बोलते हैं क्लास मॉनेटरी पॉलिसी, जो किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो मेन काम इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्रेडिट को कंट्रोल करना। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल करने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का।
अब इन्फ्लेशन क्या है? जहां पे राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, डिमांड ज्यादा होने से प्राइस बढ़ रहा है। डिफ्लेशन, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। दोनों ही बुरे हैं, डिफ्लेशन लेकिन सबसे गंदा है। अगर लोग डिमांड नहीं करेंगे ना तो लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे। मान लो किसी भी सामान की लोग डिमांड नहीं कर रहे, उसे बनाने वाले सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और जो लोग उन पर डिपेंड है उनको भी नुकसान होगा। भाई अगर मान लो मेरा नुकसान होता है, मेरे से 4 लोगों का घर परिवार चल रहा है, उनका भी नुकसान होगा, उन 4 का और 16 लोगों से घर परिवार चल रहा है, उनका नुकसान होगा, पूरी इकोनॉमी में फैलेगा ना वो कैंसर की तरह। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, दोनों ही खराब है। इसको आरबीआई ठीक करती है। एक पॉलिसी है आरबीआई की जिसका नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है? जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई पैसे को क्या करता है? निकाल लेता है कंट्री से। डिफ्लेशन है तो आरबीआई मनी को इंजेक्ट करता है। वो कैसे करेगा? उसकी एक पॉलिसी है ना, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव में आपको एक ही पढ़ना है सिलेबस के अंदर, क्वांटिटेटिव में आपको 4 के 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। तो हमें ये देखना है कि इन चारों इंस्ट्रूमेंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ये करके समझते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट या रेपो रेट। ध्यान से सुनना बच्चे, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है और इसको आपको लिखना पड़ेगा। और सेम टॉपिक आपका एक चैप्टर और है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वहां पे भी ये सेम चीज रिपीट है। ठीक है, ध्यान समझना। बैंक रेट क्या होता है? सबसे पहले देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं। पब्लिक जाती है कहां पे? कमर्शियल बैंक के पास। पब्लिक कमर्शियल बैंक से लोन लेती है जिस रेट पे, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेगा उसको बोलते हैं बैंक रेट या रेपो रेट। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही बैंक रेट रेपो रेट बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग लोन कम लेंगे। अगर लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट रेपो रेट, इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट ही बोलते हैं, रेपो रेट को रीपर्चेज एग्रीमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ा देती है आरबीआई इन्फ्लेशन में, क्योंकि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड भी कम करेंगे। आई होप समझ आएगा। अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत आए ना तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये पक्का पेपर में आएगा। ये 100% पेपर में, लिख के लो, ये आएगा पेपर में, जरूर आएगा। ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा, बोर्ड्स में आना ही आना है, तो आप लिख के रख लो। तो कंट्री में बैंक रेट रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, अगर इन्फ्लेशन है। डिफ्लेशन है उसे कम कर दिया जाएगा। आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट रेपो रेट को कम कर देगी, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी सस्ते रेट पे लोन देगा। होम लोन सस्ते हो जाते हैं ना रेपो रेट कम होते ही। तो जब ये रेपो रेट कुछ बेसिस पॉइंट से कम होते हैं, आपने न्यूज में सुना होगा, होम लोन रेट सस्ते हो जाते हैं, लोन सस्ता हो जाता है। तो जैसे ही ये कम होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन में बैंक रेट रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। आप अपनी सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हो। आप बोलोगे मैं लिख के दे दूंगा, आप इसको अपनी सिंपल भाषा में लिख सकते हो। सीआरआर एसएलआर बता चुका हूं क्लास में आपको। सीआरआर एसएलआर जितना बढ़ेगा, बैंकिंग की लोन देने की कैपेसिटी उतनी कम हो जाएगी, आपको ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है ताकि बैंक लोन कम दे सके। डिफ्लेशन अगर कंट्री में है तो सीआरआर एसएलआर को कम कर दिया जाता है ताकि बैंक आराम से ज्यादा लोन दे सके। एक्चुअली डिफ्लेशन में आरबीआई चाहती है जनता के पास पैसा पहुंचे लोन्स के रूप में। इन्फ्लेशन में आरबीआई चाहती है हम लोन नहीं देंगे ताकि जनता के पास पैसा ना पहुंचे, ऑलरेडी वो ज्यादा डिमांड कर रही है, और पैसा दोगे तो और डिमांड करेंगे। जैसे आपको फ्रिज लेना, आप 25,000 का फ्रिज लेने गए थे, है ना, शोरूम में, पर आपने देखा शोरूम में तो यार बहुत अच्छे अच्छे फ्रिज है, आपका लालच आ गया। बैंक वाला बोलता है शोरूम वाला बोलता है आपको 25,000 ही देने हैं, आपको 1 लाख का फ्रिज मिल जाएगा या 50,000 का फ्रिज मिल जाएगा, बाकी 25 लोन हो जाएगा। आप सोचते हो ठीक है यार, देना तो मुझे वही है, तो आप 50,000 की चीज खरीद के ले आते हो, फिर आप ईएमआई भरते चले जाते हो। तो ये फैसिलिटी आपको इंड्यूस करती है ज्यादा सामान खरीदने में, राइट। तो ज्यादा डिमांड आप कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन में वो लोन देने का सोचते हैं, नहीं सोचते कि लोन नहीं देंगे। डिफ्लेशन में आपको आसानी से लोन देंगे ताकि आप ज्यादा डिमांड करो। ओपन मार्केट ऑपरेशन देखो, ये है आरबीआई, ये है गवर्नमेंट, और ये है कमर्शियल बैंक, और ये है पब्लिक। ध्यान समझना, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल और परचेज करता है। आरबीआई ऑथराइज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने के लिए। तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है ना, तो आरबीआई पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा।
पब्लिक सोचती है सरकारी शेयर्स है, खरीदो खरीदो खरीदो, बहुत फायदा होता है इसके अंदर। सरकारी तो नुकसान करेगी नहीं सरकारी सिक्योरिटीज। तो पब्लिक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक से अपना पैसा विड्रॉ कर लेती है, सारा पैसा निकाल के आरबीआई को देके सरकारी सिक्योरिटीज को खरीद लेती है। तो बेचारे कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं बचा लोन देने के लिए, लोन कम तो डिमांड कम। तो इन्फ्लेशन में आरबीआई सरकार, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के बिहाफ में आरबीआई सरकारी शेयर्स को बेचती है ताकि पब्लिक का पैसा स्टॉक्स में ब्लॉक हो जाए, कमर्शियल बैंक से पैसा निकाल के लोग स्टॉक्स में ब्लॉक कर दे, और कमर्शियल बैंक लोन कम देगा, और लोन अगर कमर्शियल बैंक कम देगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। डिफ्लेशन में उल्टा करती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को जो इनको बेचा था वापस खरीद लेती है और पब्लिक को पैसा लौटा देती है, पब्लिक खर्च करती है और पब्लिक अपना बैंक कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करा देती है। भाई बैंक के थ्रू ही पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक के थ्रू ही आएगा जगह पैसा, आरबीआई तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं देगी। तो आरबीआई जब तुमसे सिक्योरिटीज को परचेज करेगी ना, तो वापस तुम्हारा पैसा बैंक में डाल देगी, तुम निकाल के सामान खरीद सकते हो या फिर बैंक आगे किसी और को लोन दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ना एक छोटा सा अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा बैंकिंग चैप्टर के अंदर, कि देश के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सब जो है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है। जो हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग चैप्टर के अंदर। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक के अंदर भी आप ये मान के चलो कि सारा ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक्स के थ्रू होगा, सब कुछ बैंक्स, कैश कुछ नहीं है। तो आरबीआई सेल करेगी सिक्योरिटीज को, पब्लिक का पैसा ब्लॉक, डिमांड कम होगा इन्फ्लेशन में। डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, जनता को पैसे लौटा देगी, जनता और डिमांड करेगी फिर, या बैंक में पैसा आएगा तो बैंक लोन बांटेगी, लोग लोन लेंगे, डिमांड करेंगे। अगला रिवर्स रेपो रेट, ध्यान समझना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कई बार कमर्शियल बैंक के पास ना सरप्लस पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास वो पैसे डाल देते हैं और वहां से कुछ इंटरेस्ट उनको मिल जाता है, जिस रेट पे वहां पे इंटरेस्ट मिलता है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट, है ना। परचेज रेपो रेट था ना परचेज अग्रीमेंट, तो वो रिवर्स रीपर्चेज अग्रीमेंट है। इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई को दे देती है एक अग्रीमेंट करवा के, और एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करता रहता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, यानी आरबीआई इनको ज्यादा पैसे देगी ब्याज में, ताकि इनका पैसा आरबीआई के पास ही पड़ा रहे, जनता को उधार ना दे। और कंट्री में डिफ्लेशन है तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट कम कर देती है। जैसे रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो यार कमर्शियल बैंक को नुकसान होने लगेगा, तो कमर्शियल बैंक बोलेगा यार हम तुमको क्यों पैसे दें, हम जनता को पैसे देंगे। तो आरबीआई तो चाहती यही है कि आप जनता को पैसे दो, इसीलिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देती है कि यार हमें मत दो भैया, हम तो कम ब्याज देंगे, आप पैसे जनता को दो। क्योंकि आरबीआई का मोटो पैसा कमाना नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मोटो है स्टेबिलिटी और वेलफेयर क्रिएट करना, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, फाइनेंशियली सरकार को एडवाइस करना। लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन मोटो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो इन्फ्लेशन में बढ़ा दिया जाता है और ताकि पैसा ब्लॉक कर सके बैंकों का, और डिफ्लेशन में कम कर दिया जाता है ताकि बैंक्स पैसे जनता को दे, हमें को ना दे। अगला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी आपके पास है, क्या 10 लाख का लोन मिलेगा? नहीं, बैंक कहते हैं 7 लाख का लोन मिलेगा, ये 3 लाख का मार्जिन है। अच्छा, बैंक बोलेगी 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 8 लाख का लोन मिलेगा तो 2 लाख का मार्जिन है। बैंक बोलेगी 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 9 लाख का लोन मिलेगा तो 1 लाख का मार्जिन है। बैंक बोलेगी 6 लाख का लोन मिलेगा 10 लाख की प्रॉपर्टी पे तो 4 लाख का मार्जिन है। यानी मार्जिन जो है वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, अमाउंट ऑफ लोन वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, और मार्जिन जैसे जैसे कम हो जाएगा अमाउंट ऑफ लोन जो है आपको बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ने को मिलेगा। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट और अमाउंट ऑफ लोन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जितना देखो मार्जिन जैसे जैसे बढ़ेगा अमाउंट ऑफ लोन लोगों को कम मिलेगा। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देता है, डिफ्लेशन में मार्जिन कम कर देता है कि आपको ज्यादा लोन मिले। मंदी है, लोग डिमांड नहीं कर रहे तो बैंक बोलेगी ठीक है 10 लाख पे 9 लाख का लोन दे देंगे, 1 लाख मार्जिन दे दो। लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं तो बैंक बोलेगी 10 लाख पे 6 लाख का लोन मिलेगा, 4 लाख का मार्जिन रखें, ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा जाए तो लोग कम डिमांड करें। तो इन 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें 4 है क्वांटिटेटिव जहां मेजर चेंज आता है, ये क्वालिटेटिव जहां पे नाम का चेंज आता है, बस बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। और इस पॉलिसीज को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन भी 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक तो आउटराइट, एक है रेपो। रेपो तो मैंने समझा दिया आपको। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द परमानेंट इन नेचर व्हेन द सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी खरीदती है आपसे, ठीक है, दस इंजेक्टिंग मनी इनटू सिस्टम, ताकि सिस्टम में जो है वो पैसा इंजेक्ट कर सके कि आपसे ले लिया है ना। व्हेन सेंट्रल बैंक बाय दी सिक्योरिटी, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को बाय करती है, इंजेक्ट मनी इनटू सिस्टम, इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर, फ्यूचर में सेल करने का कोई वादा नहीं है। समझ रहे हो बात को? आपसे परचेज कर लेती सिक्योरिटीज को और आपके हाथ में पैसा
डाल देती है। सिमिलरली व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल दी सिक्योरिटी विड्रॉइंग मनी फ्रॉम सिस्टम, सेल करती सिक्योरिटी आपसे पैसा ले लेगी, है ना, आपको सेल करेगी सिक्योरिटी और आपसे पैसा ब्लॉक कर लेगी, है ना, तो पैसा विड्रॉ कर लिया। इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू बाय देम लेटर, बाद में कोई प्रॉमिस नहीं है बाय करने का। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सारा का सारा क्या था, आउटराइट था, है ना, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ा था। एज अ रिजल्ट द इंजेक्शन अब्जॉर्प्शन मनी इज अ परमानेंट नेचर, हाउएवर, यानी जो आउटराइट है वो परमानेंट नेचर है। हाउएवर देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच द सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटी, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिकेशन अबाउट डेट एंड परचेज रीसेल सिक्योरिटी, सब लिखा था, कब रीसेल होगा, कब रीपरचेज होगा, सब लिखा रहता है। दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज कॉल्ड रीपरचेज अग्रीमेंट और रेपो रेट। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसी के अंदर दो चीजें आ गई, पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन आउटराइट और दूसरा जो है वो रिवर्स रेपो रेट है, या फिर आप समझ सकते हो रीपरचेज, रिवर्स रीपरचेज अग्रीमेंट। रेपो रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट एट विच मनी इज लेंट इन दिस वे कॉल्ड रेपो रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार देती है, एक तरीके से ये अपना सरप्लस पैसा वहां पार्क कर देती है। और रिवर्स रेपो रेट, सेंट्रल बैंक में सेल द सिक्योरिटी थ्रू एन अग्रीमेंट, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेल करती है कमर्शियल बैंक को एक अग्रीमेंट के थ्रू जिसमें डेट और टाइम सब स्पेसिफाई होता है, विच हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट द डेट एंड प्राइस एट विच it will be repurchased. This type of agreement is called reverse repurchase agreement or reverse repo rate. The rate at which money is withdrawn in this manner is called reverse repo rate. तो कुल मिलाके इसमें होता क्या है, सेंट्रल बैंक जो है यानी कि आरबीआई क्या करती है, सेल करती है इनको सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक इनको क्या करती है, पैसे देती है, आरबीआई सेल करेगी, इनको पैसे देगी और बदले में क्या मिलेगा, इनको इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ध्यान रखना ये दोनों ही पॉइंट जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आते हैं। ये रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट है, ये हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, या इसको आउटराइट, इसको हम लोग रेपो बोलते हैं। एनसीईआरटी की भाषा है, क्या पता कौन सी लाइन एनसीईआरटी की भाषा से पूछ ले पेपर में, इसीलिए मैं आपको दोनों चीजें अच्छे से एनसीईआरटी की तरह करा दिया। कोई भी डाउट होगा बताना, मैं ये सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि आता है पेपर में और 6 नंबर का आता है, और सेम पॉइंट एडीएस चैप्टर में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के अंदर है, तो उसे मिस नहीं कर सकते। राइट, डन है यहां तक। तो हमारा मनी बैंकिंग अच्छे से खत्म हो गया। अब 2 वीडियोस और आएंगी, एक में मैं आपको एडीएएस कराऊंगा या बीओपी फॉरेन में से कुछ ले लूंगा, और फिर हम लोग बजट पढ़ेंगे और अपना लास्ट चैप्टर करके खत्म करेंगे। फिर इन तीनों के पीवाईक्यूज, इन तीनों वीडियोस के पीवाईक्यूज, इसके एमसीक्यूज जितने भी बना के आज रात तक एट एनी कॉस्ट हमें खत्म करना है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपका कितना खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना जैसे अकाउंट्स को फोड़ा उसी तरीके से इको को भी बिल्कुल फोड़ना है, और पेपर कैसा भी सेट कर दे सीबीएसई फील्डिंग हमारा, हमें उसको तोड़ना है, उनके चक्कर से निकलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।